370 की जब बात करते बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक का ये है, लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये इलेक्शंस लड़ने थे डीडीसी का, आपने बोला था 370 को वापस लाने के लिए हमें डीडीसी में जिताओ। पहले माफ़ी मांगू, हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने पंचायत इलेक्शन जब हुए उसको बाइकआउट किया। वो करना नहीं चाहिए था। बाइकआउट करने से लोगों को कोई फायदा नहीं। अगर लाया भी उन्होंने 25 लाख को, आपका क्या रहेगा उसके बाद? हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। हम चाहते हैं कि अगर हमारे लोग वोट करने निकले और ये बाइकआउट वगैरह खत्म हो गया तो हम लोग जरूर ये 25 का 50 लाख भी लाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकते। उनका मकसद ये है कि यहाँ पे 2/3 मेजोरिटी ले लें, उसमें ये जो 5 अगस्त को उन्होंने किया है उसे पास करें 2/3 मेजोरिटी से, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बोले अब आप फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि असेंबली तो फैसला दे दिया, अब हम क्या फैसला देंगे। उनका लॉन्ग टर्म प्लान है। अशोक कोल ने उस मीटिंग में बताया कि डेमोग्राफिक चेंज कश्मीर की हम नहीं करने वाले। अशोक कोल साहब कुछ भी कहें, मुझे अशोक कोल की जबान पे एतबार नहीं है। याद नहीं आपको, यहाँ पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब। 5 अगस्त से पहले उन्होंने लीडरों को बुलाया घर में, यहाँ राजभवन में। वहाँ का ये जो आजकल बड़ा शोर हुआ है, कश्मीर के आईन में, कश्मीर की किसी चीज में कोई तब्दीली नहीं आई। 5 अगस्त को तब्दीली आ गई या नहीं आई है? कैसे आप भरोसा करेंगे? इनकी गर्ज ही यही है, यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज। 25 लाख वोटर्स जो बाहर आने वाले, आपने उससे पहले भी एक मीटिंग बुलाई और आपने बोला है कि अगले मंथ में और एक मीटिंग बुलाएंगे। कईयों को हम भूल गए बुलाना, ये इसमें सच्ची हमारी गलती है, क्योंकि हम उनको बुला नहीं सके। नहीं तो और भी साथी थे जो आना चाहते थे, मगर वो हमसे गलती हो गई। इसलिए हमने 10 सितंबर को जम्मू में मीटिंग रखी। आज़ाद साहब की बात करूं, 40 साल से ज्यादा उनको उस पार्टी में हुए, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्होंने कल अपनी पार्टी को दिया। इन्हें सब्र करना चाहिए था। जब इतना वक्त सब्र किया तो थोड़ा सा और सब्र कर लेते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7। मैं निदा सादिक। मेरे साथ आज बात करने के लिए है नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट, पीएचडी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जो कि चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं कश्मीर के। खुशामदीद है आपका। शुक्रिया, मेहरबानी। सबसे पहला सवाल रहेगा कांग्रेस की तरफ से, जहां पर कांग्रेस ने हिंदुस्तान में इतना राज किया, इतने टाइम तक राज किया। आज़ाद साहब की बात करूं, 40 साल से ज़्यादा उनको उस पार्टी में हुए, लेकिन सबसे बड़ा झटका उन्होंने कल अपनी पार्टी को दिया, जहां उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया। अभी भी कुछ देर पहले ही न्यूज़ आई कि बहुत और सारे जो है उन्होंने भी रिजिग्नेशन दिया कांग्रेस पार्टी से, जहां पर उन्होंने इतने इक़्तिदार में इतने टाइम तक रहे और आज बिखरे हुए हैं। आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? पहले तो मुझे अफसोस है कि आज जब कांग्रेस एक मुश्किल दौर से गुजर रही है और खुद मोहतरमा सोनिया गांधी जी इलाज के लिए अमेरिका जा रही है, इन्हें सब्र करना चाहिए था। जब इतना वक्त सब्र किया तो थोड़ा सा और सब्र कर लेते। इन्होंने वो चिट्ठी लिखी थी कुछ वक्त पहले, 23 लोगों ने जो सतून थे, जिसमें कपिल सिब्बल, अश्विनी कुमार जी, बहुत से, आनंद कुमार, बाकी के हिसाब इसमें इलेक्शन होनी चाहिए, हर की जमात डेमोक्रेटिकली ऊपर आए। तो उससे इन्हें वादा किया था कि ज़रूर करेंगे, ऐसा कुछ निकालेंगे, मगर वो हुआ नहीं और ये लोग बेजार हो गए। तो आप देखते हैं कि कपिल सिब्बल साहब पहले चले गए, फिर अश्विनी कुमार साहब चले गए, इस तरह कई इनके बड़े बड़े नेता चले गए। उसे ये भी लगता था कि हो सकता है कि आज़ाद साहब जाएंगे, मगर आज़ाद साहब ने यही कहा, नहीं, मैं तो कांग्रेस का हूँ और 50 साल से, क्योंकि मैं इस जमात के साथ हूँ, मैं इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगा। वो अफसोस इस बात का है कि इन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो अपने पीएसओ और अपने सेक्रेटरी का ज़्यादा मानते हैं और उनसे ज़्यादा मशवरा करते हैं बनिस्बत के हम लीडरों से। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ जानता नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि मैं कांग्रेस के साथ ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। अगर ऐसी सूरत है तो आखिरकार मैडम गांधी हैं, कई दफ़ा ये उनसे मिले हैं, मैं ये जानता हूँ पूरी तरह, और इनकी तरफ से भी जो 23 है, इनकी तरफ से भी।
और उम्मीद थी कि इलेक्शन होंगे, और अभी क्योंकि इन्हें रखा था डेट इसी महीने में, मगर क्योंकि मिसेस गांधी को जाना पड़ा तो दिवाली ज़्यादा दूर नहीं है, दिवाली में इलेक्शन हो जाएंगे। मगर मेरे ख्याल से इनकी इज्जत को बहुत धक्का लगा, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस के नेता ही नहीं थे, ये एक कॉलेज के स्टूडेंट से उठ के इन्होंने हर कोई ओहदा, पहले तो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए, इंटरनेशनल इंडियन यूथ कांग्रेस के, फिर उसके साथ साथ फिर जनाब वर्किंग कमेटी के मेंबर बन गए, जनरल सेक्रेटरी थे उसमें। यही नहीं बल्कि उसके साथ साथ कांग्रेस की हर हुकूमत में बहुत बड़े ओहदे पर रहे, मिनिस्ट्री में, और बहुत काम किया इन्होंने, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि मुल्क के लिए इन्हें काम किया, जिन जिन ओहदों पे ये रहे। मगर फिर मुझे लगता है कि इन्हें वो जो इज्जत थी जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी और मिसेस गांधी की तरफ से भी, ये एक घर का फर्क था, इसलिए मेंबर नहीं था पार्टी का, घर का फर्क था, इससे हर बात में मशवरा लिया जाता था। मगर कुछ वक्त से मुझे लगता है वहाँ एक दरार पड़ गई है, अब वो मेरे ख्याल से वो रहा नहीं, वो जो एक वो क्लोजनेस थी, एक राब्ता जो नज़दीकी का था, वो नहीं रहा। मेरे ख्याल से उसने भी इन्हें इस कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जैसे कि 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है बनी वादी कश्मीर में, जिसके बाद बोलते हैं कि ये पार्टीज़ इसलिए बन रही है ताकि वोट्स को तकसीम किया जाए। और अब जो बात ये है कि अब आज़ाद साहब का बताया जा रहा है कि वो भी एक पार्टी बनाना चाहते हैं, तो आप इस सब को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि बाकी बोलते हैं ये सिर्फ वोट तकसीम करने के लिए बनाया जा रहा है, और आज़ाद साहब का ये कहना है उसमें बड़े नेता जो है उनके साथ उस पार्टी में रहेंगे, तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए क्या कुछ रहेगा? देखिए, यहाँ पे कई पार्टीज आ गई हैं। जब से नई सरकार दिल्ली में आई है, उन्होंने बहुतों को खड़ा कर दिया है। मकसद तो यही है कि किस तरह से वोट डिवाइड किया जाएगा मुख्य वोट से। तो ये ज़रूर इसका है कि वो अपनी पार्टी खड़ी करना चाहते हैं, वो भी अपना दम दिखाना चाहते हैं। आए बिस्मिल्लाह, ज़रख़ैज़ ज़मीन है, देखेंगे लोग कितना उनका मानेंगे, क्या करेंगे। आपका क्या सपोर्ट रहेगा अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, तो आपका क्या सपोर्ट रहेगा? देखिए, अभी तो मुझे उसकी पॉलिटिकल पार्टी का कुछ पता ही नहीं है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या है कुछ पता नहीं। जब वो होगा उस वक्त आप मुझे पूछिए, और जब मुझसे मिलेंगे उसके बाद आप मुझे पूछिए, मैं बताऊंगा हमारा रद्द अमल क्या होगा। आपके कल के बयान के बाद जो कांग्रेस के लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर आज़ाद साहब आपकी पार्टी में आते हैं या अगर वो पीएचडी में अपनी पॉलिटिकल पार्टी को ऐड करते हैं, तो उसका भी वही हशर होगा जो कांग्रेस का हुआ है, क्योंकि वो अब सारा जो इल्ज़ाम है वो आयद कर रहे हैं आज़ाद साहब पे। आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? मैं समझता हूँ ये गलत बात है। ये लोग जो सोचते हैं उनकी सोच सही नहीं है। वो एक उनके बहुत साथी हैं यहाँ, जो आपने खुद कहा कि जो हमने भी देखा है, जिन्होंने जमात से और रुकनियत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है, वो हैं जो इनके थे और वो इनके साथ हैं। तो ये आप जो राहुल गांधी जी हैं वो इसको देखेंगे कि कैसे वो पहले तो कांग्रेस को कैसे वो मुनज़्ज़म करेंगे, और फिर जो ये साथी हैं क्या इनके साथ कोई राब्ता हो सकेगा या नहीं। मगर ये ज़रूर आ रहे हैं यहाँ, मकसद ये है कि अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे यहाँ से। मगर इन्हें ये सोचना चाहिए ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नेता नहीं है। जम्मू कश्मीर में इन्हें बहुत कम वक्त रहा है, सिर्फ 3 साल जो ये वज़ीर आला बने, मुफ्ती साहब की और इनकी हुकूमत थी, तो उसके बगैर ये ज़्यादातर बाहर ही रहे हैं, दिल्ली में ही इनका क़याम रहा है। ये सारे इंडिया के लीडर हैं, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के नहीं है। तो इन्हें अगर वो पार्टी बनानी है तो इनको ये सोच के बनानी चाहिए कि वो सारी हिंदुस्तान की पार्टी बने, क्योंकि आज मुल्क में बहुत तकलीफ़ें हैं। आज जो ये हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात बढ़ाए जा रहे हैं, जो नफ़रतें बढ़ाई जा रही हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया जा रहा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला किया जा रहा है, उनको ये मुद्दे जो हैं वो उठाने चाहिए
तो मुल्क में वो लोग हैं जो इनके साथ जुड़ जाएंगे। इस तरह आप पार्टी कैसे बनी, और आज न सिर्फ वो दिल्ली में राज कर रही है, वो पंजाब में भी राज कर रहे हैं, और वो गुजरात और हिमाचल में भी इलेक्शन लड़ने जा रही है। इस तरह इनको उस लार्जर स्केल पे सोचना चाहिए। फारूक साहब, पीएचडी की बात हुई तो जब पीएचडी में आपने भी हाल ही में एक बयान दिया था कि अगर कश्मीर को बचाना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक होना है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फिर एक और बयान आता है कि आप 90 सीट जो है असेंबली की वो अलग लड़ने वाले हैं। तो आपने एक बयान दिया, उसके बाद दूसरा बयान दिया, आखिर आप मतलब कश्मीर में अपने बयान पे कायम हूं। मैंने कोई अपना बयान तब्दील नहीं किया। सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। वहाँ जो मीटिंग हुई उसमें मेंबर्स ने ये राय दी कि हमें अपने बलबूते पे लड़ना चाहिए। ठीक है, उन्होंने ये कहा, मगर जब इलेक्शन होंगे, मैंने साफ ये कहा कि उस वक्त क्या स्थिति होगी, उस वक्त हम कैसे इस रियासत के तशख़्ख़ुस को बचा सकेंगे, वो सोचना है। हमने सिर्फ अपना ही नहीं सोचना है, हमने लार्जर इंटरेस्ट देखना है इस रियासत का, और उस लार्जर इंटरेस्ट रियासत में ये ज़रूरी है कि हम उस वक्त बैठें और चिंतन करें और सोचें कि किस तरीके से हम इस रियासत को बचा सकते। 25 लाख जो वोटर्स, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बयान दिया कि वहाँ से बाहर के लोग जो है आएंगे, उसके बाद आपने ऑल पार्टी मीट बुलाई जिसमें कुछ पार्टीज़ ने शिरकत किया, कुछ पार्टीज़ ने यहाँ की शिरकत नहीं किया। उसी दिन भाजपा ने भी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और वहाँ पर भी उन्होंने मीटिंग बुलाई और उन्होंने उसमें ये कहा, ये कांग्रेस ने रूल बनाया 1950 का, जहाँ पर उन्होंने बोला था कि जम्मू एंड कश्मीर में बाहर के लोग भी आ सकते वोट करने। तो लेकिन ये सिर्फ भाजपा को ही क्यों टारगेट बना रहे? देखिए, जब आप कहते हैं कि 25 लाख की फिगर है, ये फिगर जो है कहाँ से लाई इन्हें? ये कल 50 लाख भी हो सकता है, ये कल 70 लाख भी हो सकता है, ये मजदूर बाहर से भी ला सकते हैं। आज भी देख लीजिए, आज हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बाहर के काम कर रहे हैं, सड़क के प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बाहर के काम कर रहे हैं, जितने भी घर लोगों के बन रहे हैं उनमें तो यहाँ के लोग नहीं हैं, वो भी बाहर के लोग हैं या नहीं हैं? जो यहाँ पे हमारे धान काटते हैं वो भी बाहर से हैं। यानी हर कोई यहाँ पे जो काम हो रहा है वो बाहर के लोग कर रहे हैं, वो तरखान हो, वो मेसन हो, वो इलेक्ट्रिशियन हो, बाहर से है। और कमाल ये देखिए, खुद रमन बल्ला जी ने भी ये कहा कि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मार्बल को घिसने वाले और बाकी हैं वो 50,000 है। तो वो कहता है, यार अगर 50,000 यही होंगे तो हम कैसे फिर इलेक्शन में आ सकेंगे? तब तो बाहर के लोग आएंगे और फिर वो फैसला वही करेंगे जो हमारी दिल्ली की हुकूमत चाहती है। उनका मकसद ये है, जो मैं देखता हूँ, कि यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी ले लें, उसमें ये जो 5 अगस्त को उन्होंने किया है उसे पास करें 2/3 मेजॉरिटी से, और फिर सुप्रीम कोर्ट का बोलें अब आप फैसला दें। सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि असेंबली ने तो फैसला दे दिया, अब हम क्या फैसला देंगे? उनका लॉन्ग टर्म प्लान है, किसी भी तरीके से कैसे यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज की जाए, उसकी तरफ इनकी कोशिश है। लेकिन अशोक कोल ने उस मीटिंग में बताया कि डेमोग्राफिक चेंज कश्मीर की हम नहीं करने वाले। अशोक कोल साहब कुछ भी कहें, मुझे अशोक कोल की जबान पे एतबार नहीं है। याद नहीं आपको, यहाँ पे गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, 5 अगस्त से पहले उनने लीडरों को बुलाया घर में, यहाँ राजभवन में। वहाँ कहा ये जो आजकल बड़ा शोर हुआ है इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली है, कश्मीर के आईन में, कश्मीर की किसी चीज़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। 5 अगस्त को तब्दीली आ गई या नहीं आई है? कैसे आप भरोसा करेंगे? इनकी गर्ज ही यही है, यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज आए। 25 लाख वोटर्स जो बाहर आने वाले हैं, आपने उससे पहले भी एक मीटिंग बुलाई और आपने बोला है कि अगले मंथ में और एक मीटिंग बुलाएंगे। इस पार्टी में इस मीटिंग से क्या इनपुट मिला और आगे क्या रहे? इस मीटिंग में एक बहुत अच्छी बात हुई कि जितने भी आ सके थे, क्योंकि जम्मू से भी आना था और कईयों को हम
भूल गए बुलाना। ये इसमें सच्ची हमारी गलती है, क्योंकि हम उनको बुला नहीं सके। नहीं तो और भी साथी थे जो आना चाहते थे, मगर वो हमसे गलती हो गई। इसलिए हमने 10 सितंबर को जम्मू में मीटिंग रखी, जहाँ पे वो दूसरे साथी जो यहाँ नहीं आ सके वो वहाँ आ सके। अगर लाया भी उन्होंने 25 लाख को, आपका क्या रहेगा उसके बाद? PHD का क्या रहेगा जो आप ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाएंगे, उसका क्या रहेगा? फिर हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो 18 साल के हो गए हैं कि वो अपना वोटिंग कार्ड बनाए। बहुत ज़रूरी है। कई हमारी माएँ बहनों ने नहीं बनाया है, जो रह गई हैं। सबको आज मैं आपकी मीडिया से अपील करता हूँ कि वो वोटिंग बनाए। अगर हमारे लोग वोट करने निकले और ये जो है बाइकआउट वगैरह ख़त्म हो गया, तो हम लोग ज़रूर ये 25 का 50 लाख भी लाएंगे। ये कुछ नहीं कर सकेंगे। 370 की जब बात करते हैं, चाहे नेशनल लेवल की बात करें या लोकल लेवल की बात करें, बोलते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट तक का ये है। लेकिन जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये इलेक्शंस लड़ने थे, DDC का आपने बोला था 370 को वापस लाने के लिए हमें DDC में जिताओ। उसके बाद ये बताया जा रहा है कि PHD इस पर कुछ नहीं कर सकता, ये सुप्रीम कोर्ट तक है। ये सारी बाकी पॉलिटिकल लीडर्स के। पहले माफ़ी मांगू, हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने पंचायत इलेक्शन जब हुए उसको बाइकआउट किया। वो करना नहीं चाहिए था, क्योंकि बाइकआउट करने से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फिर वो लोग आ जाते हैं जो लोगों के मफाद के लिए नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, और सुप्रीम कोर्ट में न सिर्फ हमारी वहाँ दरख्वास्त है, बहुत सी पार्टियों की दरख्वास्त है। और हम उम्मीद करेंगे कि आज नए चीफ जस्टिस ने हल्फ उठाया है इंडिया के, कि वो कह रहे थे, पिछले चीफ जस्टिस वो कह रहे थे कि सब जो ही ये छुट्टियों का दौर ख़त्म हो जाएगा, हम एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो उसको देखेगा। मगर वो रिटायर हो गए, नहीं बना। अब हम उम्मीद करेंगे, आज ये नए चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया है कि वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे वो बेंच जो इसको सुन सके। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।